आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ओके, सो यस सर। हम बात कर रहे थे कि हम रिस्क की इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगली बात आती है कि आपने रिस्क को डिजाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया अपने एसेट्स के थ्रू, एसेट्स के ऊपर सिमुलेट कर लिया। सिमुलेट करने के बाद आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने एक छोटा सा प्लान बना के उसको इन प्लेस कर दिया। आपने जिस चीज का ख्याल रखा था वो ख्याल ये रखा था कि आपने जो आपका मोस्ट क्रिटिकल एसेट है आपने उसको पहले उसका प्लान रोल आउट किया, उसके बाद लेस नंबर को किया, फिर थर्ड नंबर को किया, ठीक है। अच्छा, अगली चीज आपके पास आ जाती है कि अब आपके पास रिस्क आ गए, आपके पास इवैल्यूएशन भी आ गई, उसकी प्रायोरिटाइजेशन भी आ गई। अब उसका करना क्या है? जो हम बात कर रहे हैं वो है कि रिस्क को मैनेज करो, रिस्क का प्लान बनाओ। तो प्लान में भाई हम करें तो करें क्या, ठीक है। अब हमने करनी है उसकी ट्रीटमेंट। जब रिस्क आपके पास आइडेंटिफाई हो गया तो फिर आपको उसकी ट्रीटमेंट करनी है। द ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द मेजर। सारे सब भाग रहे हैं। जी, हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। यस सर, आ रही है। ओके, मुझे लगा कि किसी ने कहा कि सर बहुत तेज भाग रहे हैं, मैं स्लो हो जाता हूँ, सॉरी, ठीक है। ओके, risk treatment is a process of selecting and implementing of measures to modify risk, ठीक है। Risk treatment measures can include avoiding, optimizing, transferring and retaining a risk, ठीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि एक्चुअली ट्रीटमेंट में होता क्या है। हम चार चीजें कर रहे होते हैं, चार टैक्टिक्स होती हैं हमारे पास। हम रिस्क को या तो अवॉइड कर रहे होते हैं। आपको पता चला कि जी आप यहाँ से एक सड़क के ऊपर जा रहे थे, आगे जो है ट्रैफिक जैम है, आपने अवॉइड करके एक दूसरा रास्ता ले लिया, दूसरी जगह से चले गए, आपने उस रिस्क को अवॉइड कर लिया, ठीक है। रिडक्शन जो है एक दूसरी एक्टिविटी होती है, शेयरिंग रिस्क अलग चीज होती है, और एक्सेप्टेंस एक जो होती है वो अलग चीज हो जाती है। अच्छा, राइट साइड पे आप देख रहे हैं एक डायग्राम बनी हुई है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वो ये कह रहा है कि वो चीजें जिनकी प्रोबेबिलिटी लो है और इम्पैक्ट भी लो है, आप अमूमन उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कि गाड़ी आपकी गंदी जगह पे खड़ी हुई थी, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, ये दूसरे रिस्क के मुकाबले में ये रिस्क मुझे एक्सेप्टेबल है, ठीक है। वो चीजें जिनका इम्पैक्ट जो होता है वो लो होता है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, आप क्या करते हैं, उस रिस्क को शेयर कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। शेयर ट्रांसफर क्या होता है ये भी हम आगे जाके देख लेते हैं, ठीक है। वो चीजें जिनका जिनकी प्रोबेबिलिटी भी लो होती है लेकिन इम्पैक्ट बहुत हाई होता है, आप उनको मिटिगेट या उसको इनहेंस करने की कोशिश में लग जाते हैं। आप उनकी कोशिश करते हैं कि मैं उनको किसी तरीके से उसकी मैनेजमेंट कर लूं या उसके इर्द गिर्द कोई प्लान डेवलप कर लूं। और वो चीजें जिनकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है और इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है, आप कोशिश करते हैं कि मैं उसको अवॉइड करूं। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज देखने वाली है उसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है, उसमें क्लाइंट से आपने इंफॉर्मेशन ली। चांस, एक रिस्क ये है कि क्लाइंट ने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो आगे जाके चेंज हो सकती है, या क्लाइंट उसको खुद चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी एफर्ट या टाइम जो है ना वो वेस्ट होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को 100% लॉक होने से पहले पहले अपना प्रोजेक्ट को ट्रिगर कर देते हैं। तक क्यों? क्योंकि आप प्रोजेक्ट का डिले का जो रिस्क है वो अवॉइड करना चाहते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लो है, इम्पैक्ट भी लो है, तो आपने क्या किया, चलो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, चेंजेस आएंगी तो देखा जाएगा बाद में, ठीक है। इसी एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि सोनी टेलीविजन जो है ना, जैसे ये जो एलसीडीज बनाते हैं, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है अपने प्रोसेस के ऊपर दे आर सो मच श्योर कि उनका प्रोसेस इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जो भी चीज वो डेवलप कर रहे हैं वो डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग है कि उनको
ये पता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना वो सही बनेगी। सो मच सो कि जिस सप्लाई लाइन के ऊपर उनकी प्रोडक्ट डेवलप हो रही होती है, उस सप्लाई लाइन के ऊपर वो आ रहा होता है टीवी, उसके अंदर एक टीम जो है वो उसके पैनल्स फिट कर रही होती है, स्क्रीन को फिट कर रही होती है, फिर दूसरा कोई आएगा जो उसको वो करेगा, और आखिर में जो बंदा है वो उठा के टीवी को प्लग इन नहीं करता, वो उठा के सिंपली उसको अपने बॉक्स में रखता है और उसको पैक करके शिपमेंट पे भेज देता है। वो लोग टीवी को ऑन करके भी नहीं देखते। सेम गोज विद मोटरोला की जो डिवाइसेस होती हैं, उनके साथ भी यही सिलसिला होता है। टोयोटा की जो गाड़ियां जापान में बनती हैं वो भी टेस्ट नहीं होती, ठीक है, कि उनको निकाल के बाहर गाड़ी को टेस्ट किया जाए। होता क्या है, क्योंकि उनको ये पता है कि जी हमने जितनी एफर्ट की है उसके अंदर अगर कोई रिस्क आ भी जाता है या कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है या कोई टीवी खराब भी हो जाता है तो जी हमारी ग्लोबल वारंटी एग्जिस्ट करती है। तो बंदा जाएगा अपनी शॉप पे, ये देगा और दूसरी डिवाइस लेके वापस आ जाएगा, तो हमें इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बरक्स अगर हम हर टीवी को ऑन करके चेक करेंगे तो हमारी बिजली और हमारा टाइम जो वेस्ट होगा वो बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या किया कि ठीक है यार, मैं 10,000 टीवी बना रहा हूँ, तो 10,000 टीवीज के अंदर मेरी अगर 4-5 टीवी खराब भी निकलते हैं तो मैं वारंटी से कवर कर लूंगा, मैं अपने प्रोसेस को डिले करने का रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट लो है और प्रोबेबिलिटी भी लो है, क्योंकि उन्होंने अपने काम को इतना इंश्योर किया हुआ है कि चीजें इतनी करेक्ट बनेगी, ओके बनेगी, कि उनको प्रोबेबिलिटी भी उसके लिए उन्होंने लो कर ली। तो उन्होंने उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, 1000 टीवी में से अगर 4 टीवी मेरे खराब भी होते हैं तो इट्स फाइन, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, ठीक है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि वो चीज जिसका इम्पैक्ट लो है और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत हाई है, उसको आप ट्रांसफर या शेयर करने की तरफ आगे चले जाते हैं। रिस्क ट्रांसफरेंस जो है अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आगे बढ़ लेते हैं कि जी रिस्क ट्रांसफर क्या होता है। रिस्क ट्रांसफर ये होता है कि बेसिकली आप अपना रिस्क किसी और को हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। मिसाल ले लेते हैं, मिसाल ये है कि आपको ये पता है कि मेरी गाड़ी जो है वो अगर उसके अंदर कोई एक्सीडेंट होगा या कोई छोटा मोटा डैमेज होगा तो मैं उसकी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हाँ यार ठीक है गाड़ी चलेगी तो उसमें इम्पैक्ट भी आएगा, खराबी भी हो सकती है, लेकिन उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप शेयर कर लेते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर से मुराद ये है कि वो रिस्क किसी और के पास ट्रांसफर हो जाता है। अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इंश्योरेंस में ये होता है कि क्या क्या चीजें कवर हो जाती हैं, डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस आपने क्या कराई है। कुछ में सिर्फ एक्सीडेंट्स कवर होते हैं, कुछ के अंदर आप जो है गाड़ी की जो नॉर्मल मरम्मत होती है वो भी उसका पार्ट बना लेते हैं, कवर कर लेते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो बेसिकली आपने किया क्या कि आपने एक सर्टेन चीज को उठाया और अपने पास से उसको ट्रांसफर कर लिया। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस हुई भी है और उसके अंदर रिपेयर भी कवर्ड है तो आपको ये पता है कि अच्छा चलो ठीक है यार, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई, चलते फिरते में गाड़ी पे कोई स्क्रैच आ गया, कोई डेंट लग गया या कोई बम्पर खराब हो गया, तो यार ये मैं इंश्योरेंस के थ्रू जाना कवर करवा लूंगा, मुझे इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, या करूंगा तो कम खर्च करने की जरूरत है, सो ऑन सो फोर्थ। सो आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो आपके लिए चीजें मैनेज कर रही है, ठीक है। कुछ चीजें होती है जिनकी प्रोबेबिलिटी लो होती है लेकिन इम्पैक्ट बहुत हाई होता है। मैं फिर वापस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पे चांसेस हैं कि आप के जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रोजेक्ट में डिले आ जाए। प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि आप बहुत अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप अगर प्रोजेक्ट में डिले आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, बिकॉज आपकी रेपुटेशन क्लाइंट के सामने एट स्टेक हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, उसको मिटिगेट या उसको एनहांस करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं, आप इंश्योर करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से स्क्रम्स करता रहा हूँ, स्टैंड अप मीटिंग्स करता रहा हूँ, ताकि मैं हमेशा प्रोजेक्ट के स्टेटस के ऊपर नजर रखूं। अगर कहीं पे स्लिप हो रहा है तो कहीं पर
किसी को कोशिश करके बात करके इम्प्रूव कर किया जा सकता है तो उसको इम्प्रूव किया जाए। कोई चीज अगर सही पेस पे नहीं चल रही तो उसका पेस को करेक्ट कर लिया जाए। कुछ चीजें बहुत तेज चल रही हैं तो उनको उनके रेगुलर स्पीड के ऊपर वापस लाया जाए। तो आप क्या करते हैं, इन सारी चीजों के अगेंस्ट प्रोजेक्ट प्लान के थ्रू, अपने दूसरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स के थ्रू, पीपल मैनेजमेंट की टेक्निक के थ्रू आप उसको इनहेंस या मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि सब लोग वहां पर होशमंद और अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं प्रोग्रामिंग टीम में जो कि इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है तो उसके लिए आपने प्रोजेक्ट प्लान बना के उसकी कंप्लीट मॉनिटरिंग और स्टेटस रिपोर्टिंग को इंश्योर करा रहे होते हैं। वो चीजें जो जिनकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है और इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, आप कोशिश करते हैं कि आप उन चीजों को अवॉइड कर दें, वहां से बच के निकल जाएं। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ, चांसेस ये हैं कि आपने कभी बैंकिंग एप्लीकेशंस पे काम नहीं किया। जब आपने बैंकिंग एप्लीकेशंस पे काम नहीं किया तो चांसेस ये हैं कि आप जो बैंकिंग एप्लीकेशन बनाएंगे वो शायद इतनी अच्छी बैंकिंग एप्लीकेशन ना हो। तो आपके पास अगर इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कोई प्रोजेक्ट इस तरह का आता है जिसमें आपको बैंकिंग एप्लीकेशन बनानी है लेकिन आपके पास उसकी रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज नहीं है या कोई रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि आप उसको अवॉइड करें और अवॉइड करके आप जो है उसकी जगह किसी और प्रोजेक्ट को चूज कर लें। ये मुझे बताइए, यहाँ तक बात आपको क्लियर है सारी चीजें? यस सर। इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिकॉज अगर आपको ये समझ में आ गया तो टेक्निकली आपका कोर्स आज खत्म हो गया। जी, इसके ऊपर कोई सर सवाल, कोई क्वेश्चन? सर चीजें समझ तो आ गई हैं, बट ये है कि जब इसको दोबारा गो थ्रू करेंगे ना तो फिर उस वक्त क्वेश्चंस रेज होते हैं माइंड के अंदर। बिल्कुल ठीक है, एंड आई अप्रिशिएट कि आप वो क्वेश्चंस जिस तरह के जो हो आप उनसे शेयर करें ताकि वी कैन इसको हम अकाउंट फॉर कर सकें चीजों को प्रॉपर तरीके से। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुक जाए, मैं जरा इसको चार्जर को हुकअप कर लूं। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, यहाँ से आगे चलते हैं। अब यह जो हमने बातें की थी ये सारी बेसिकली उन्हीं की नरेशन है। ठीक है, उसको सिर्फ हम रीड आउट कर लेते हैं ताकि जब आप लोग रीड कर रहे हो तो आपको चीजें मिल रही हो। जो आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मुझे डायग्राम मिली थी, बहुत अच्छी डायग्राम थी, थोड़ा सा पुट इट। आपने बेसिकली क्या किया, उस रिस्क के ऊपर से गुजर के अपना रास्ता बदल के चले गए। सही है, दिस इज कॉल्ड रिस्क अवॉइडेंस। Action is taken to depart from the risk situation or move the activities give rise to the risk. That is exiting a product line। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि आपने जो है ना सॉफ्टवेयर कभी बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं डेवलप की और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने एग्जिट ले लिया उससे। एग्जिट अ प्रोडक्ट लाइन, triggering a project decline services to an area using stable design, using less complex IT methodologies। आपने इस तरह की चीजों पे काम कर लिया। स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोसेस, आप के ऊपर चीजें चले गई। सेंट्रलाइजिंग फैसिलिटीज एंड मूविंग अप टू द कैपेबिलिटी एंड मैच्योरिटी कर्व। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उस लेवल के ऊपर मूव करते चले गए, रादर कि आपने एट वंस इतना बड़ा कोई काम कर लिया था। इसकी सबसे आसान एग्जांपल जो है रिस्क अवॉइडेंस की वो ये है, याद रखने के लिए, कि आप जा रहे थे, आपने गूगल मैप में देखा कि आगे जो सड़क है ना वो वहां पे बहुत ज्यादा रश है, आपने अपना रास्ता बदल लिया और किसी और रास्ते से अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ गए। दिस इज कॉल्ड अवॉइडेंस। ठीक है, रिडक्शन क्या होती है जी? रिस्क रिडक्शन ये ट्रीटमेंट का ही पार्ट होती है कि एक्शन इज टेकन टू रिड्यूस द रिस्क लाइवलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस और बोथ। ठीक है, which may involve any of the merit or everyday business and process control decisions, that is lowering the level of risk, increasing level or breadth of controls, using redundant systems,
जैसे हमने कहा कि हम डिफरेंट चीजों के ऊपर डिजास्टर रिकवरी साइट्स वाला एक एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। यूजिंग जॉइंट एप्लीकेशन डिजाइंस, यूजिंग डिजाइन बिल्ड, एडिंग मोर फ्लोट टू द प्रोजेक्ट। फ्लोट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? नो सर, मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना प्रोजेक्ट फ्लोट को सर्च कीजिएगा, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि प्रोजेक्ट फ्लोट क्या चीज होती है। बेसिकली आप जो स्केड्यूल होता है उसके अंदर एक बफर ऐड कर लेते हैं, दैट विल एक्ट एज अ फ्लोट जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। सो प्रोजेक्ट फ्लोट ऐड कर लिया जाता है रिस्क रिडक्शन करने के लिए। एंटरप्राइज प्रोसेसेस के ऊपर काम हो रहा होता है, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज के ऊपर चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई अनहोनी नई चीज नहीं है जो हम पहले नहीं देख चुके थे। समझ में अगर आ गया है तो आगे बढ़ सकते हैं, या दोबारा से कर ले, इसको दोबारा कर लेते हैं। ओके, रिस्क रिडक्शन क्या चीज होती है? रिस्क रिडक्शन इज एन एक्शन टेकन टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड एंड और कॉन्सिक्वेंसेस और बोथ। लाइक्लीहुड इज दी प्रोबेबिलिटी कि वो रिस्क अगर हो सकता है, तो मैंने क्या किया कि अपने प्रोसेस को इस तरह से इम्प्रूव किया कि मैं उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने कम कर दी कि हाँ यार रिस्क की अकरेंस को मैं कम कर लूं। या कॉन्सिक्वेंसेस जिनकी वजह से वो रिस्क अकर हो सकता है, मैंने उन वजूहात को कम कर दिया, या कोई एक काम कर लिया या दोनों काम कर लिए। इससे क्या हो रहा है? रिस्क की रिडक्शन हो रही है। अब इसमें होता क्या है, इसमें डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके जो बिजनेस के अंदर या आपके जो सॉफ्टवेयर है या जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग कंट्रोल्स होते हैं आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। जहां पर एक आदमी को डिसीजन ले रहा था, आपने 2 लोगों की टीम बना के डिसीजन लेना शुरू कर दिए। दैट मीन्स कि एक से ज्यादा लोग हैं जो कि एक चीज को चेक कर रहे हैं। तो चांसेस ये हैं कि आप अगर किसी चीज में स्लिप हो सकते हैं और वो चीज मिस कर सकते हैं, वो चीज आगे बढ़ जाएगी। इस सारी चीजों से होता क्या है कि आपका रिस्क जो होता है ना वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूं कि जो बैंकिंग एनवायरनमेंट होता है, उस बैंकिंग एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास मल्टीपल लेवल के डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। आप अगर देखें तो बैंकिंग की जो हायरार्की होती है ना वो बहुत टॉल होती है। OG1, OG2, OG3, उसके बाद फिर ऊपर जाते जाते फिर वो VP, तो SVP, तो SEVP, तो फिर और ऊपर चले जाते हैं। बहुत सारे मामले आते हैं। मुझे आज तक एक शख्स नहीं मिला जो कि ऑफिसर लेवल पे आया हो और प्रेसिडेंट पहुंच गया हो, ठीक है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि वहां पर बहुत सारे पैसे की बात हो रही होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही होती है। सो उसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप रिस्क को कम से कम करते हैं और एक से ज्यादा लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग रखी जाती है, जिसकी वजह से प्रोसेस स्लो तो हो जाता है लेकिन चांसेस ऑफ रिस्क जो है ना वो कम हो जाते हैं। यही बात उसने आगे की है कि यू इंक्रीज द लेवल ऑफ ब्रेथ ऑफ कंट्रोल, कि आप ज्यादा कंट्रोल मैकेनिज्म मेंटेन कर देते हैं जिसकी वजह से आप उस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली यूजिंग रिडंडेंट सिस्टम्स। रिडंडेंट सिस्टम्स की बात यही आ जाती है कि आपके पास जो डिजास्टर रिकवरी साइड की हम बात कर रहे थे, रिडंडेंट सिस्टम्स की ही एग्जांपल है कि आपके पास एक से ज्यादा सर्वर्स हैं जो कि मैनेज हो रहे होते हैं। एरोप्लेन के अंदर भी मल्टीपल इंजन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपके पास अगर मल्टीपल इंजन फ्लाइट है और खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग अ फ्लाइट कोई एक इंजन खराब हो जाता है, तो दूसरे इंजन के साथ आप किसी जगह पर सेफली लैंड जरूर कर सकते हैं। सो मच सो जहाज के अंदर हर चीज के लिए ऑल्टरनेट मैकेनिज्म या रिडंडेंट सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इस ह्यूमन लाइफ जो होती है ना, दैट इज एट स्टेक। उसकी वजह से वहां पर हर दूसरी चीज के पीछे रिडंडेंट सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। रेडियो कंट्रोल जिसके थ्रू वो लोग बात करते हैं उसके रिडंडेंट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। बिजली जिसकी वजह से अंदर एयरप्लेन के अंदर एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग और सब चीजें चल रही होती हैं, उसके भी मल्टीपल सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सो मच सो एक लास्ट सिस्टम जो कि उनका हर चीज का बैकअप सिस्टम होता है, उसमें ये होता है कि हैचेट एक पीछे खोल दिया जाता है जिसमें से एयर इन होती है। उस एयर से जो है ना जहाज के अंदर एक छोटी सी टरबाइन लगी हुई होती है जो चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जहाज में इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहती है। जहाज चाहे बिल्कुल जीरो होके बंद भी हो जाए तब भी वो
हवा में तो होगा, और जब हवा में हैचेट में से जो एयर जा रही होगी उसकी वजह से वो टरबाइन चलती रहेगी जब तक वो ग्राउंड बिल्कुल जीरो नहीं हो जाता, तब तक वो चीज चलती रहेगी। तो हर चीज की रिडंडेंसी एग्जिस्ट करनी पड़ती है ताकि आप रिस्क को अवॉइड कर सके, ठीक है। और इस तरह से आप दूसरे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट स्केड्यूल के अंदर उसने बात की कि आप प्रोजेक्ट फ्लोट ऐड कर देते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट फ्लोट ये होता है कि आप एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टाइम जो है वो रख लेते हैं कि आपने ये एज अ बफर लेके चलना है। मैं 5% का फ्लोट रखूंगा या 5% का बफर रखूंगा या सर 10% का रखूंगा। जी कहिए। सर इसकी एग्जांपल अगर मैं ऐसे कोड करूं कि अक्सर बैंक की जब हम ट्रांजैक्शन मतलब एटीएम कार्ड से जब ट्रांजैक्शन करते हैं और समटाइम ऐसा होता है कि मैंने अगर 10,000 या 15,000 की अगर पेमेंट निकाली और उस टाइम पे ट्रांजैक्शन तो परफॉर्म हो गए मगर एटीएम कार्ड जो है ना उस एटीएम कार्ड वापसी आ गया मगर कैश वापसी नहीं आता, तो वो 24 आवर्स या 12 आवर्स के मैकेनिज्म के बाद दोबारा आपके अकाउंट में रीट्रांसफर हो जाता है वैसा अगर वो उस टाइम पे ना निकलो, तो ये ठीक है, काइंड ऑफ रिस्क रिडक्शन के अंदर इंक्लूड होगी ये चीज। बिल्कुल इस रिजर्वेशन के अंदर कंट्रोल होगी। उसका रीजन ये है कि आया ये ट्रांजैक्शन, मतलब बैंक अपने पास चेक कैसे करेगा कि वो चीजें होंगी। वैसे जिस चीज की एग्जांपल आपने दी है वो बेसिक उसका मकसद कुछ और है। उसका मकसद ये होता है कि बैंकिंग के अंदर एक सर्टेन टाइम के बाद दो बैंक्स आपस में अपने पैसे को रिकंसाइल करते हैं। एग्जांपल मैं देता हूं, आपके पास HBL का मिसाल के तौर पे एटीएम कार्ड मौजूद है, ठीक है, लेकिन आप जिस जगह खड़े हुए हैं वहां पे HBL का एटीएम मशीन नहीं है, वहां पे मिसाल ले लेते हैं MCB की एटीएम मशीन मौजूद है। आपने क्या किया कि HBL के कार्ड से कुछ अमाउंट से 5,000 रुपए आपने विड्रॉ करने की कोशिश करी। कोई रीजन था जिसकी वजह से आपके कार्ड का पिन कोड गलत था या कोई भी मामला था, आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन हो जाती है लेकिन पैसे एटीएम से बाहर नहीं आते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट HBL में था, HBL से पैसे निकल कर MCB तक चले गए, लेकिन MCB ने जो आगे उसको विड्रॉ करने थे वो विड्रॉ नहीं हो सके और वो एटीएम मशीन के अंदर फंस गए। इसका यस मतलब ये सर। है MCB के पास वो 5,000 रुपए एडिशनल पड़े हुए हैं उस बैंक के। बैंक अपना एक प्रोसेस रन करता है जिसकी बेसिस के ऊपर वो रिकंसिलिएशन करता है ट्रांजैक्शंस की, क्योंकि एटीएम मशीन्स के अलावा भी बैंक्स में ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। मेरे पास अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट है, मैं आपके पास ऑनलाइन भी तो पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ ना, HBL के अंदर या MCB के अंदर, तो वो भी ट्रांजैक्शन चल रही होती है। सो बैंक अपने सर्टेन प्रोसेस के बाद 6 घंटे हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, जो भी टाइम है, उस सर्टेन टाइम के बाद अपने पैसे को रिकंसाइल करता है दूसरे नेबरिंग बैंक्स के साथ। तो वो जो आपको 24 घंटे का टाइम लग रहा है, वो 24 घंटे का टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बैच प्रोसेस जब चलेगा तब पैसे रिटर्न होंगे, वरना रिटर्न नहीं हो सकते। तो ये रिस्क अवॉइडेंस या रिस्क की कवरेज नहीं है, ये उनका रेगुलर प्रोसीजर है। आई होप आई वाज क्लियर। सर जी सर, मेरा जी एक सर। क्वेश्चन था छोटा सा यहाँ पर। जैसे मतलब आप एक बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो रिस्क के मतलब हम एक डोमेन के सॉफ्टवेयर बनाते हैं और फिर वो सॉफ्टवेयर जो है ना हम मतलब यानी कि दूसरे डोमेन के अंदर हमें प्रोजेक्ट मिल जाता है और हम जैसे बैंकिंग का हमें प्रोजेक्ट मिल गया और हम कहते हैं कि नहीं हम इसको अवॉइड करते हैं और हम जो है ना मतलब हमारे पास जो डोमेन एक्सपर्टीज है हम उसी के ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ठीक है, अगर हम ले लेते हैं डोमेन से बाहर निकल के कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो क्या हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए बैड मतलब एक पॉजिटिव रिस्क हो ये कि हम कुछ अपनी डोमेन को बढ़ा दें कैसे मतलब फिर इस तरह से तो फिर हम एक ही जगह पर स्टक रह जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मेरे माइंड में क्लिक किया था। नहीं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन देखें, आप अपने घर से जब निकलती हैं, ठीक है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई काम कर रही होती है। मिसाल के तौर पे आपको अपने घर से बाहर निकल के कुछ सामान खरीदना है, बाजार से आप खरीद के लेके आती हैं, ठीक है। जितना सेफ आप अपने घर के अंदर हैं उसके मुकाबले में बाहर का एनवायरनमेंट निस्बतन कम सेफ होगा, ठीक है। लेकिन आप जी क्या करते हैं कि मैंने जब वो सामान लेना है तो मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कोई नया काम करना है। मींस कि मैं एक रिस्क ले रही हूं, ठीक है,
और उस रिस्क के एवज मुझे एक चीज जो मेरे पास कम है या मुझे जरूरत है वो चीज मेरे पास आ जाएगी। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का रिस्क ले सकते हैं। मिसाल ले लेते हैं, आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करते आ रहे हैं, बहुत सालों से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है, टीम का कल्चर भी स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकली भी आप लोग बहुत साउंड हैं। आपके पास एक एप्लीकेशन आती है बैंकिंग की, आपने कहा यार चलो लेट्स ट्राई, हम बैंकिंग में ना कुछ लोग ऑनबोर्ड कर लेंगे, एक्सपर्टीज ऑनबोर्ड कर लेंगे, जो नहीं है हमारे पास हम उनके साथ ही प्रोजेक्ट कर लेते हैं। आपने वो प्रोजेक्ट कर भी लिया और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी हो गया। दैट मीन्स कि आपने एक सर्टेन लेवल का रिस्क लिया और उस रिस्क को यूज करके आपने उसको अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्हाट इफ कि मैं आपसे कहूं कि यार बैंकिंग एप्लीकेशन तो थी, अब आपके पास एक ऐसे प्रोजेक्ट मैं आपको देने जा रहा हूं जो पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज करेंगी और उसके अंदर जो है एक ही जगह से बैठ के जितने भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं वो तमाम नेटवर्क्स की कॉल्स, उनके नेटवर्क के पर जो लोग हैं उनकी सारी चीजों को ट्रेस कर सकते हैं, उनकी कॉल सुन सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, उनकी लोकेशंस निकाल सकते हैं और एक ही बटन के क्लिक के ऊपर जो है ना वो उस थाने को जो लोकल एरिया का होगा उसको मुत्तला किया जा सकता है कि भाई फलानी जगह कोई वारदात हो रही है तो आप फलाना फलाना। अब ये बहुत बड़ी चीज है, इंतहाई सेंसिटिव चीज है। इसके अंदर जिस लेवल के लोग और आपके साथ ऑर्गेनाइजेशंस अटैच हो जाएंगी वो बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम है कंपेयर टू अ बैंकिंग एप्लीकेशन। ठीक है, इसके जो एक्सपर्टीज जिन लोगों के पास हैं वो दुनिया में कम लोग हैं। या मैं आपसे कहूं कि आपने एक एप्लीकेशन पे काम करना है जो कि रिमोटली एक ओवर द इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह पर हार्ट का ऑपरेशन मैनेज कर सकती है। वो ऐसे रोबोट्स को मैनेज करेगी जो कि हार्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं और डॉक्टर किसी और जगह पे बैठा हुआ होगा, कंप्यूटर से उसको मैनेज कर रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है क्योंकि इसमें इंसानी जानें खतरे में आ सकती हैं, उस नेशनल सिक्योरिटी का मसला क्रिएट हो सकता है अगर आप उस वाले सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे। तो आप जो भी रिस्क ले रहे होते हैं आप अपने लेवल को अंडरस्टैंड करके रिस्क ले रहे होते हैं। सिमिलरली वो जो चीज लेने के लिए आप बाहर निकली थी और आपने थोड़ा सा रिस्क लिया था, अल्लाह ना करे वो दिन अगर 12 मई वाला दिन होता जब हर तरफ गोलियां चल रही थी या बेनजीर की जिस दिन उनकी डेथ हुई थी वो वाला दिन होता, तो शायद एक छोटी सी चीज लेने के लिए बाहर जाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता। सही है ना? सो वी ऑलवेज कैलकुलेट आवर रिस्क कि हमने कौन सा रिस्क लेना है और कौन सा रिस्क अवॉइड करना है। ठीक है जी, ठीक है सर। सॉरी बहुत लंबी बात की मैंने, लेकिन आई थॉट कि इसको क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, एक आखिरी बात इस बात को खत्म करते हैं वो ये कि ड्यू का इश्तिहार आप में से कितने लोगों ने देखा है? माउंटेन ड्यू जो सर ड्रिंक है ऑलमोस्ट सबने ही देखा होगा। सर सबने ही देखा। उसकी टैगलाइन क्या है? जी, सर डर डर के आगे जीत है। आगे डर डर के आगे डर के आगे और जीत डर है। क्या होता है? और एग्जैक्टली और डर क्या चीज होती है? खौफ सर जिसे कहते हैं फैक्टर वो ऑफ क्या चीज रिस्क, होती है? फैक्टर ऑफ रिस्क होता है एग्जैक्टली कि जब आप रिस्क लेते हैं तो उसके आगे जो चीज आपके पास एग्जिस्ट करती है वो ही आपके लिए सक्सेस फैक्टर होता है। तो सक्सेस के लिए आपको हमेशा एक सर्टेन लेवल का रिस्क लेना पड़ता है, चाहे आप गेम्स में हो चाहे आप कोई और काम कर रहे हो। इट इज रिक्वायर्ड कि आप एक सर्टेन लेवल का रिस्क लें वरना आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आई थिंक अब आपकी बात और क्लियर हो गई होगी। जी सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा जी, रिस्क शेयरिंग की हमने बात की थी, मैं पहले उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। रिस्क शेयरिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग risks among the organizations, departments, teams or individuals. It has several common flavors. For example, insurance product designed to pool risk among the clients. इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनी ये करती है कि उन्होंने एक बंदे से लाइफ इंश्योरेंस के पैसे लिए और उसको कहा कि यार अगर तुम मर जाओगे ना तो मैं तुम्हारे जो तुमने पैसे दिए, मिसाल के तौर पे 2000 रुपए दिए, मैं तुम्हारी फैमिली को 2 लाख रुपए दूंगा।
और अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, डबल कर दूंगा तुम्हारे पैसे को। अब सोचने वाली बात यह है कि जब बंदे ने दिए ही 2,000 रुपए थे, तो ये 4 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? वो 4 लाख रुपए इस तरह से आते हैं कि वो इंश्योरेंस कंपनी एक बंदे से बात नहीं करती, वो सैकड़ों लोगों से बात करती है और सबसे 2-2 हजार रुपए ले लेती है। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास सरप्लस पैसा पड़ा होता है कि लोग अगर एक्सीडेंट से मरेंगे तो चांसेस उनको डबल कर देंगे, और एक्सीडेंट से नहीं मरेंगे, रेगुलर मरेंगे तो इस तरह से करेंगे। लेकिन चांसेस ये है कि कितने लोग मरेंगे, मरने के चांस, प्रोबेबिलिटी भी तो कोई प्रोबेबिलिटी होगी ना यार। लोग की एक्सपेक्टेंसी जो होती है लाइफ की, वो भी तो एक चीज होती है। प्लस जो लोग मर रहे हैं उसमें से कितने लोग हैं जो एक्सीडेंट से या तबाही मौत मरे, उनकी प्रोबेबिलिटी और कम होगी, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के बेसिस के ऊपर उनका धंधा चलता है, जिसको इंश्योरेंस कहा जाता है, ठीक है ना। वो हलाल या हराम की डिस्कशन में फिलहाल नहीं जा रहे, लेकिन बट दिस इज द बेसिक जो साइकिल है इंश्योरेंस की, उस तरह से होती है। तो बेसिकली वो करते ही हैं कि आपका रिस्क मल्टीपल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपकी एक दुकान है, उस दुकान में जो सामान रखा हुआ है, उस सामान की आपने फायर इंश्योरेंस कराई हुई है। खुदा न खास्ता अगर आग लग जाती है तो दुकान का जो सामान है उसके प्राइस के इक्विवेलेंट प्राइस या उस सर्टेन जो अगर कोई जो भी अमाउंट तय हुई होती है वो आपको दे दी जाती है क्लेम के तौर पे। वो क्लेम पूरा कहाँ से होता है? वो डिफरेंट दूसरे क्लाइंट्स के थ्रू होता है। मींस कि आपने भी किसी और क्लाइंट का लोड बेयर किया हुआ है विदाउट नोइंग। सिमिलरली आपका लोड किसी और क्लाइंट के पास है, उसको भी नहीं पता कि किसके पास है। तो दिस इज हाउ बेसिकली वो रिस्क को मैनेज करते हैं, इसको इंश्योरेंस कहा जाता है। अगली चीज आती है सेल्फ इंश्योरेंस, द पूलिंग ऑफ रिस्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस द मैक्सिमम नंबर टू एनी वन टीम और डिपार्टमेंट। मिसाल ले लेते हैं, ये कि जी अगर हम काम कर रहे हैं, एक कंपनी है जिसके अंदर मल्टीपल टीम्स है जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। हर प्रोजेक्ट हर दफा हैवी डोजेस में नहीं चल रहा होता, कहीं पर लोड ज्यादा होता है, कहीं पर लोड कम होता है। तो टीम्स को क्या किया जाता है? टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इस तरीके से कि भाई जिधर लोड ज्यादा है लोग वहां पे शफल कर दिए जाते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे थे, यहाँ पर लोड कम है तो वहां से 2 लोग निकाल के इधर 6 लोग बना दो, 2 लोग इधर और ऐड कर दो। तो आपने क्या किया? विद इन डिपार्टमेंट या विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपने अपनी ही टीम्स के दरमियान उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। विद इन ऑर्गेनाइजेशन या विद इन डिपार्टमेंट आपने डिस्ट्रीब्यूट दिया। इसको सेल्फ इंश्योरेंस भी कहते हैं। मिटिगेशन क्या होती है? मिटिगेशन इज रिस्क शेयरिंग may provide opportunities for an organization to mitigate risk. For example, resource risks shared between multiple teams may provide opportunities to share resources and reduce risk. सेल्फ इंश्योरेंस या मिटिगेशन तकरीबन एक जैसी चीजें होती हैं, लेकिन होता है क्या है मिटिगेशन के अंदर? मिटिगेशन में आप इसको प्रॉपर तरीके से प्लान कर लेते हैं। इंश्योरेंस या सेल्फ इंश्योरेंस के अंदर आप वेट करते हैं उस इवेंट के अकर होने का। उस बंदे को मरना पड़ेगा तो उसको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, उसकी फैमिली को इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। पहले से कोई इंश्योरेंस के पैसे किसी को नहीं दे देता कि भाई तुम मरने वाले हो तो एहतियातन अपने पास ये पैसे रख लो, 2 लाख रुपए। नोबडी डू दैट, ठीक है। जबकि मिटिगेशन की जहां बात करते हैं तो यहाँ पे निस्बतन चीजें आप प्लान करके चल रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, लोड की सिचुएशन में ये 2 बंदे इधर से इधर आ जाएंगे, वहां पे जो लोड है वो उस तरह से मैनेज होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कमिटमेंट, risk sharing may be used by a strategy to improve the commitment of the stakeholders to a project. For example, if the operations and marketing share the risk of a project, it may be more likely to succeed versus a situation where the operations bear all the risks. इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि जब आप इंटर कंट्री या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप एंगेज हुए होते हैं और किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सी पैक है, सी पैक के अंदर प्रोजेक्ट का पैसा जो है वो एक कंट्री से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। प्रोजेक्ट लग पाकिस्तान में रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने वाले जो लोग हैं वो डिफरेंट है। कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रिकल का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कभी कहीं पे जो है ना सड़कें बनाई जा रही हैं, कहीं रेलवे लाइंस के ऊपर कुछ काम चल रहा है।
कहीं पे डैम्स बन रहे हैं, हर एक के कॉन्ट्रैक्टर्स मुख्तलिफ हैं, सड़कों के ऊपर भी मल्टीपल सेगमेंट्स में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं। ऐसी सूरत में जो पैसा आ रहा है वो पैसा पाकिस्तान में डॉलर की सूरत में आ रहा है। व्हाट विल हैपन अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है और डॉलर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा कम हो जाती है? इवेंचुअली जो फर्क आएगा वो फर्क ये आएगा कि आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इवेंचुअली जो कॉन्ट्रैक्टर्स पे काम कर रहे हैं उनकी जो पेमेंट्स हैं वो भी खराब हो जाएंगी, उनकी जो आगे साइकिल है वो खराब हो सकती है। तो यहाँ पे क्या चीज आती है कि कमिटमेंट आ जाती है कि आपने एक लफ्ज सुना होगा कि लीज करवाई मैंने, ठीक है, यहाँ से मैंने एलसी खुलवा ली, मैं यहाँ से कुछ सामान अमेरिका भिजवा रहा हूँ तो मैंने एलसी खुलवाई है, या बाहर से सामान मंगवा रहा हूँ तो मैंने एलसी खुलवाई है। एलसी क्या होती है? बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज जिसको गवर्न करते हैं दरमियान के दो रेगुलेटरी बैंक्स। मिसाल के तौर पे आपने अमेरिका से कुछ सामान मंगवाया, अज्यूम कर लेते हैं $10,000 का, ठीक है, वो $10,000 आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको कुछ नहीं पता। तो वहां से एक बैंक गारंटी ले लेता है कि भाई मैं इस बंदे से पैसा ले चुका हूँ, मेरे पास पैसा रखा हुआ है, तुम सामान जब तुम्हें रिसीव हो जाएगा तब हम तुम्हें ये चीज पैसे डिलीवर करवा देंगे, ठीक है। सेम गोस कि आपके पास लोकल पे भी एक बैंक होता है जो कि उसकी कमिटमेंट ले लेता है, गारंटी ले लेता है कि वो चीज हो रही होगी, कि जी मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इस तरह से पहुंचा दूंगा। इसको एलसी कहते हैं। ये कमिटमेंट होती है बिटवीन टू पार्टीज के दरमियान। आप जब एक थर्ड पार्टी आके या चार दो पार्टीज आके, रेगुलेटरी पार्टीज आके चीजों को ले लेती हैं। सेम गोज विद सीपैक के प्रोजेक्ट्स, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो कमिटमेंट फुलफिल करती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को लीज किए गए थे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और गवर्नमेंट ने आगे उसको दिया था। तो गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट के तौर पे अगर पैसा या जो करेंसी फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लायबल टू पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका ड्यू अमाउंट, ठीक है। तो कमिटमेंट के तहत भी आपने उस रिस्क को कवर कर लिया। प्रोजेक्ट में ये रिस्क अकर होने के चांसेस थे कि आपकी वैल्यू खराब हो जाए, तो आपने उसको उस तरह से कमिटमेंट के थ्रू कवर कर लिया। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? जी यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, हमारी क्लास खत्म होने में 1.5 मिनट बाकी है। मैं थोड़ा सा फास्ट चलना चाहूंगा बिकॉज ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। प्लॉट डायग्राम्स आपको पता है कैसे काम करती हैं? प्लॉट डायग्राम्स काम इस तरह से करते हैं कि बेसिकली आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आप जो नजर आ रहा है, दिस इज प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है, और नीचे जो चीज नजर आ रही है वो इम्पैक्ट नजर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी लो, इम्पैक्ट लो, तो फिर वो चीजें उसके अंदर आ रही है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आपकी जिनकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है और जिनका इम्पैक्ट भी ज्यादा है, वो स्पॉट्स जो है जिनका इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है वो आपने कहा कि यार ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और आपने कुछ के ऊपर कहा कि यार ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो आपने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि जिसकी बेसिस पे आपने ये डिफाइन कर लिया कि यार इतना इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट होगा मैं इसको एक्सेप्टेबल काउंट करूंगा और इसको एक्सेप्टेबल काउंट नहीं करूंगा। यानी काउंट नहीं करूंगा का मतलब ये कि मैं उसके ऊपर कोई ना कोई ट्रीटमेंट करूंगा, मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा, मैं उसको कमिटमेंट की शॉप में ले जाऊंगा, मैं उसको किसी और तरीके से ले जाऊंगा, ठीक है। तो या जिसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अभी ठीक है चलने दो, आगे जाके देखेंगे क्या करना है इसका, ठीक है। तो कुछ चीजें आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ चीजें आप एक्सेप्ट नहीं करते, और जिनको आप एक्सेप्ट नहीं करते उनकी ट्रीटमेंट का कोई